अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र राना साहब। अब मुझे भी पूछे, मैं ठीक ठाक हूँ। राना साहब आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, बड़े तैश में लग रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये लोगों को महसूस होता है कि मुझे कोई गुस्सा है या मैं कोई रिवेंजफुल हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है। कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा, जो कानून कहेगा वो करेंगे इंशाल्लाह। वैसे राणा साहब चेहरा आपका उतरा हुआ है। अजीब आप बात कर रहे हैं। उतरा कहाँ हुआ है? पहले भी गर्दन के ऊपर था, अब भी गर्दन के ऊपर है। या तो है ना उतर के गोडे पे लग गया है, तो आप कहें उतरा हुआ। ये इसको लग रहा है आपका राणा साहब मुंह उतरा हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा उतरा हुआ। आप रिव्यू ले लें। गौरी साहब, यहाँ पे कोई 2020 नहीं हो रहा। प्रेस टॉक हो रही है, उन्होंने एक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। यानी राणा साहब आप कहना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च का आपको कोई खौफ नहीं है? भाई खौफ किस बात का है? लॉन्ग मार्च कौन सा कोई जिन कर रहे हैं? इंसानों के साथ डील करनी है, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। और लॉन्ग मार्च ये वैसे ही तड़ियाँ लगा रहे हैं। पहले भी इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो कब कर लिया लॉन्ग मार्च? तो राना साहब अगर लॉन्ग मार्च का डर नहीं है तो फिर कंटेनर्स में आलू भर के लेके जा रहे हैं आप इस्लामाबाद। ये जब इमरान खान साहब ने कंटेनर खड़े किए थे उस वक्त उनसे उन्होंने पूछा तो था? आपको सारे लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी थी। बिल्कुल नहीं, कंटेनर लगे थे, सारा कुछ हुआ था, इसी तरह हुआ था। जुनैद साहब देखें, हम लोग अगर लॉन्ग मार्च को रोकना चाहेंगे तो वो हमारा कानूनी हक है, वो हमने रोकना है। ये तारीख इन्होंने पहले भी दी थी लॉन्ग मार्च की, और मैं समझता हूँ कि उस पर भी इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया। और अब ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी तैयारी नहीं थी, इस दफ़ा हम लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई तैयारी नहीं थी तो अनाउंस किस लिए किया? इनका उस नालायक स्टूडेंट वाला हाल है जो पर्चे में से फेल हो जाए तो कहता है जी कि 200 ऑल आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गए थे, या कहता है जी कि अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, मेरा इन्होंने पर्चा छीन लिया, या फिर ये बहाना होता है कि मेरे पेन ने काम करना छोड़ दिया था। हम नहीं डरते जुनैद साहब, करें लॉन्ग मार्च, हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। रह गई बात न्याजी साहब की अनाउंसमेंट की कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, तो जुनैद साहब वो यू टर्न का बादशाह है, जब मर्जी अपना लॉन्ग मार्च लपेट के घर बैठ जाएगा। अच्छा, देखे ना, मैं इस वक्त वजीर दाखिला हूँ, मेरी ये ड्यूटी है कि इस्लामाबाद की हिफाजत करूँ। ये आएंगे तो मैं इंशाल्लाह इन्हें रोकूंगा, और इनको पता है कि मैं रोकना जानता हूँ। अच्छा राना साहब, लॉन्ग मार्च एक तरफ रह गए, जो आपके अपने वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनमें क्या हालात हैं? जमानत करवा ली, नहीं करवाई? जुनैद साहब, आपने कभी संगे मरमर का गोंगलू देखा है? यकीनन सुबह बाल बनाते हुए शीशे में देखते होंगे। जातियात पे उतर आए आप। नहीं तो आप क्यों जातियात पे उतर रहे हैं? क्यों आप डराने वाली बातें कर रहे हैं? आप एक दिलेर इंसान है, फैसलाबाद से ताल्लुक है, आप तो जबरदस्त बबलियां मारते फिरते हैं आप तो। नहीं, अल्लाह के फजल से दिलेर तो मैं हूँ, मगर जुनैद साहब ये याद रखिएगा कि जो जितना दिलेर होता है उतना ही वो गिरफ्तारी से डरता है। ये दिलेरी या आज़ादी का नाम है। जब बंदा पकड़ा ही जाए तो फिर कौन सी दिलेरी रह गई? शहबाज गिल थोड़ा जट होने के तड़ियाँ लगाता था। जितनी देर अंदर रहा है, को हवालात में से या जेल में से कभी जट का नाम बाहर आया? जुनैद साहब, राना हो या जट, जेल की नहीं सह सकता सट। जुनैद साहब, खास तौर पे ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये गिरफ्तारी नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपका भाई अल्लाह के फजल से फिर भी वो नाजायज मंशियात का केस भुगत के बाहर आया था, और शहबाज गिल की तरह चीखें नहीं थी मारी हमने। चलिए राना साहब, वो मनशियात वाला आपने केस भुगत लिया था, ये फ्रॉड वाला भी इसमें भी चलते हैं। अल्लाह नाम नहीं है। जुनैद साहब, अब बारी पीटीआई की है। मतलब है कि जब हमारी बारी आएगी फिर हम भी भुगते। अब तो चल सो चल है, बारियां लगी हुई हैं। वो शाकर शुजा आबादी ने जुनैद साहब सियासतदानों पे ही शेर लिखा था ना, बस फर्क मियाद दा है शाकिर, मैं आज रोना तो कल रोसे।
अच्छा राणा साहब, वैसे वो जो मामला है, जो एंटी करप्शन का केस है आपके खिलाफ, मामला और इल्जाम बहुत संगीन नौयत का है। इंतहाई मजहब का खेस है जुनैद साहब। देखें, वो एक निजी सोसाइटी के मालिक से आपने 2 प्लॉट कलर का हार में रिश्वत मांगी है। यार कलर कहार के प्लाट मैंने क्या करने हैं, क्या वैल्यू है उनकी। कभी कभी कलर कहार जुनैद साहब किसी कॉलेज या स्कूल की बस जाती है टूर लेके, मैंने कौन सा उन प्लाटों पे टेंट लगा के वहां पे पकौड़े या नान टिक्की बेचनी थी। जब वहां मैंने दही भल्ले की रेहड़ी लगा के को मुंडा बिठाना था वहां पे। मेरा मतलब है कि कलर कहार में प्लाट रिश्वत के तौर पे कोई किस लिए लेगा। ये बस जिस तरह वो मंशियात का केस इन्होंने मुझ पे डाला और बेचारों को मुंह की खानी पड़ी, इंशाल्लाह इस केस में भी ये मुंह की खाएंगे। और गोगा जी आपको तो पता ही है कि मुंह की कैसे खाते क्या करने थे कलर कहार के प्लाट। वो झील के किनारे वहां पे एक ऊंट बच्चों को सैर करवा रहा होता और आपको मालूम है कि उस ऊंट पे भी कोई बच्चा नहीं बैठता क्योंकि ऊंट चक वट दे। और वैसे भी एक अकेला ऊंट सैकड़ों बच्चे, वो रास्ते में थक जाता है, खुद बच्चों से कह रहा होता है कि आगे तक तू मैंने छाड़ गया। ऐसा वो थका हुआ ऊंट है राणा साहब, पहले बच्चे उसको दबाते हैं, फिर बच्चों को वो सैर कराते हैं। देखें, कल्लर कहार तो वो जगह है जहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई मेला शेला लगाने वाला जा सकता है। वो कोई 4 आसमानी पंगूड़े को 2-3 जंपिंग झूले वहां पे रख ले। जी जी। तो मेरा तो मनसब नहीं इजाजत देता जुनैद साहब, इसलिए मैं ये इस इल्जाम को मुस्तरद करता हूँ और इंशाल्लाह मुझ पे लगाए हुए पिछले कई इल्जामात की तरह ये भी झूठ साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, ये फरमाया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करना शरना कोई नहीं है, वो आपका चेजा ले रहा है। आपको कहता है मैं आ रहा हूँ, आप कंटेनरों से इस्लामाबाद भर देते हैं, फिर वो क्या पीछे हट जाता है, फिर आप दोबारा कंटेनर ले जाते हैं, उसने आपको कंटेनर हटाने पे लगाने पे लगाया हुआ। नहीं तो जुनैद साहब, इसमें हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो उनको शर्म करनी चाहिए। अगर वो हुकूमत का चेजा ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सियासत को बच्चों का खेल तो नहीं जो एक दूसरे के चेजे लेते फिर। उनको बस ये जहन में रखना चाहिए कि जो हुक्मरानों का चेजा ले वो खुद चेजा बन जाए। लेकिन राणा साहब, सोशल मीडिया पे तो ये खबरें गर्म है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से दोबारा वजीर आजम होंगे। वैसे काका तू सहाफी कटते गल्ला करने वाली कुल्फी ज्यादा लग रही। सर ये कुल्फी नहीं जुल्फी है। वही को गाल ही है ना। अच्छा राणा साहब, आपके लिए एक और बुरी खबर ये भी है कि पिछले हफ्ते आपके फैसलाबाद में दस्ते रास जो है, जो आपके राइट हैंड मैन कहलाता है, राणा शौकत, जिन्होंने पिछले साल धोबी घाट के जलसे में मरियम नवाज को सोने का ताज भी पहनाया था, वो आपका साथ छोड़ के पीटीआई में चले गए। जुनैद साहब, कोई ऐसी अफसोस वाली बात नहीं, ऐसे लोगों को नून लीग में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि वो जो उसने सोने का ताज पहनाया था वो 2 नंबर था। वो पित्तल पे सोना फेरा हुआ था। तो ऐसे लोग मेरा ख्याल है यहाँ रहने ही नहीं चाहिए, इनको पीटीआई में ही होना चाहिए जो 2 नंबर काम करते हैं। आप उसकी दीदा दिलेरी देखे ना जुनैद साहब, मतलब है कि 2 नंबर सोने का ताज दे दिया। वो तो अचानक ताज को स्प्रे लगा तो वो नीचे से पता चला पित्तल है वो फिर बच्चों ने उस ताज का पतीसा ले लिया। बड़ा जुल्म है जी पीतल के ऊपर सोने का पानी फेर देना। मेरी मंगेतर ने भी इसी तरह की अंगूठी मुझे पहना दी थी। उसने क्या टायर पे सोने का पानी फेर दिया आपको? क्योंकि सादी अंगूठी तो आप पहन नहीं सकते। क्या देख का मुंह काट के उस पे सोने का पानी फेरा? और राणा साहब, ये भी ऐसा बदबख्त है कि उस अंगूठी पे इसने कोई एतराज नहीं किया। वो देग वाली अंगूठी ना हमेशा सूंघता रहता था, ये सोचता था इसमें कभी चावल पके होंगे। तो बरादरे शौकत, ये जहन में रखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बस लड़की स्विट्जरलैंड की थी राणा साहब, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा करेगी। स्विट्जरलैंड? हाँ जी। और राणा साहब, वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ स्विट्जरलैंड ही कहता है। हर दूसरे दिन एलडीए वाले आके स्विट्जरलैंड उठवा देते। राणा साहब, सौरा है उसे स्विट्जरलैंड टोकरे बनांदा जे।
और ये उससे टोकरे थल्ले निकल के शाम ਨੂੰ शो ਤੇ आ ਜਾਂਦਾ। अच्छा राणा साहब, बाकी सारी बातें छोड़ें, आपकी वो वाली वीडियो तो बहुत ही वायरल हुई है जिसमें आपने सऊदी अरब में तलवार वाला रक्स किया है। वो बीबी जो तलवार वाला रक्स है जी उसकी वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल की है मैंने खुद जी कि लॉन्ग मार्च करने से पहले ये जहन में रखें कि मुझे और भी काफी तरीके आते हैं लॉन्ग मार्च रोकने के। वैसे मैं हस्बयाल के थ्रू ये वजाहत कर दूं जी कि वो सऊदी अरब का कौमी दिन था तो उन्होंने मुझे तलवार पकड़ा दी और मैंने वो फिर रक्स का मुजाहरा किया। अच्छा, तलवार आपको रक्स के लिए पकड़ाई थी? यार होर धौन लाने वास्ते फड़ाई सी। लोगे तेरी तौड़ लैन वाली भी नहीं है, भी डरी जाना यार। राणा साहब, गोगे को भी एक दफा उन्होंने तलवार पकड़ाई थी कि तलवार पकड़ के कह लगा सजी किथे सजी किथे सजी किथे। उन्होंने खब्बी छड़ी और तलवार वापस ले ली। भाई साहब, उन्होंने मुझे तलवार इसीलिए पकड़ाई थी कि मैं जरा तलवारबाजी का मुजाहरा करूं। मैं पाकिस्तान का वजीर दाखिला हूं, सऊदी अरब का जल्लाद नहीं हूं। अच्छा राणा साहब, अगर आपको लॉन्ग मार्च का डर नहीं है तो फिर लॉन्ग मार्च रोकने के लिए आपने 41 करोड़ रुपए क्यों रखा है? देखें, 41 करोड़ रुपया लॉन्ग मार्च रोकने के लिए नहीं रखा। अच्छा, वो तो इसलिए रखा है कि अगर 4-5 हजार बंदा लेके नियादी साहब आ गए इस्लामाबाद तो चले, थोड़ा सा रश होगा तो बिजनेस कर लेंगे। वहां जहाँ पे ये बैठे होंगे इर्द गिर्द रेड़ियां शेड़ियां लगवा देंगे, गवर्नमेंट को कोई 4 पैसे बच जाए। ओ गुड आइडिया। आजा तुम ये इस्लामाबाद, तेरे मोटे ते क्लीन रख देंगे, मजमे से बेचता फिर। राणा साहब, आप कह रहे हैं 4-5 हजार बंदा लाएंगे। परवेज लाई साहब ने कहा कि इतना बंदा होगा कि राणा साहब को वहां इस्लामाबाद खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये बंदे आने नहीं है इस्लामाबाद, पानी छड़ने हैं। मेरा मतलब है खड़े होने की जगह क्यों नहीं मिलेगी। और वैसे भी जुनैद साहब, अगर लॉन्ग मार्च होगा भी तो मैंने उधर खड़े होना ही क्यों है। मैं अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करूंगा, मुझे क्या जरूरत है वहां पे खड़े होने की। अच्छा राणा साहब, ये तो बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब की फ्लाइट कब उतरेगी पाकिस्तान? मैं वजीरे दाखिला हूँ या ट्रैवल एजेंट हूँ? मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता है फ्लाइट कौन सी कब आ रही है। राणा साहब, हमारा मतलब है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं? ओ यार, तेनू की इस गल नाल ना हुण तेरे कोलों अगे धमाल पैनी है ना तू उन्हां नूं मोढियां ते चुक सकने। अगर चुक भी लिया तो उन्हां दे पैर जमीन ते लगदे रहने ने। अच्छा, वैसे राणा साहब, तमाल तो आपसे भी नहीं डली थी ना, ये जो आपने तलवार पकड़ के रक्स किया है। रक्स शख्स तो हुआ नहीं, आप तो बस तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे थे जैसे कोई बैंड मास्टर नहीं करता। जुनैद साहब, मोअज़्ज़ज़ तरीका यही होता है। अब मैं तलवार पकड़ के दिलजीत दोसांझ तो नहीं ना बन सकता। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर ऐसा हो जाए, इस ख्वाब की तकमील हो जाए तो बहावलपुर में सयाहत के लिए बड़े बड़े वेन्यूज खुल सकते हैं और वो बड़ा सयाहती शहर बन सकता है। यार पाजनैद, ये जहाज की जो लंबी फ्लाइटें होती हैं उसके दरमियान कहीं अध विचकार उतर के जहाज थले पेट्रोल डलवाते हैं। क्या पेट्रोल पंप नजर आ रहे हैं तो ड्राइवर थले ला लेंगे और पेट्रोल डलवा के आगे चले जाते हैं। ये सुना है कि कई मुल्कों में और कई एयरपोर्टों पे बहुत बड़ा बिजनेस है। एक खबर चल रही थी कि ये जो हमारे बहावलपुर एयरपोर्ट वाले हैं उन्होंने पुरजोर एहतजाज और मतालबा किया है कि हमें भी रीफ्यूलिंग के लिए तैयार किया जाए, इजाज़त दी जाए और बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट वाले इससे अरबों रुपया कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। भाईजान, आपने तो सिर्फ पोस्ट पढ़ी है ना, मैंने इस पोस्ट के साथ मुंसलिक गिला भी सुना है। और वो गिला ये है कि हस्बे हाल के जुनैद सलीम को पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान में हमारे इलाके नज़र क्यों नहीं आते। यानी वो शायद थोड़ा सा इलाकाइयत का इसमें आ गया है। और जाहिर है कि मैं जब भी पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान का कोई भी जिक्र करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी पहले तहकीक करते हैं। और ऐसा नहीं मैं कहता कि वो कोई नौज़बिल्ला आसमानी सहीफ़ा हम बोल देते हैं, वो जो यहाँ पे कहते हैं जो अपनी दानिश में होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब भी पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करें पूरी तरह उस पर रिसर्च करें और उसके जो
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, जो अमलियत पसंदी का मुजाहरा करते हुए फिर हम उस पर बात करते हैं। ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। पहले वो पोस्ट मैं आपको सुना देता हूँ है क्या। ये खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली एक पोस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जी दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो भावलपुर एयरपोर्ट से सिर्फ 35 मिनट के फासले पे है और दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ पे रीफ्यूलिंग की वजह से, जहाज़ों में पेट्रोल भरने की वजह से, तेल भरने की वजह से वहाँ पे जहाज़ों की लाइनें लगी हुई हैं और एक जहाज को नीचे आने के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए, नीचे उतरने के लिए आधा घंटा तक वो फिजा में चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर उसकी तकदीर कहीं जागती है और उसको बुलावा आता है नीचे। उसमें तो महसूस होता है कि जहाजों के पायलट शेर बाहर काट के कह रहे हैं चल यार क्या कर अब भाई अद्धी टैंकी करा लिया हुण बस कर, बाकियां भी हुण जाना है। हालांकि जब मैंने जरा पता किया कि ये मामला है क्या तो पता ये चला कि औसतन जो है वो सारे दिन में दिल्ली एयरपोर्ट पे 10 परवाजें रीफ्यूल के लिए उतरती हैं। 10 परवाजें औसतन उतरती हैं। बहरहाल ये कहना कि ये पोस्ट जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये भी गलत है, लेकिन उसमें बेपनाह मुबालगा अमेजी से काम लिया गया है, खुशगुमानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। देखें, अगर 10 परवाजें, और उससे 10 परवाजें भी बहुत होती हैं, 10 परवाजें अगर सिर्फ रीफ्यूल के लिए उतरे तो अब बात यह है कि वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वहाँ के एविएशन के साथ मिल के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। उसके नतीजे में ये औसतन, इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, इससे कम भी होती हैं, लेकिन औसतन 10 परवाजें, जिससे वो अपने तौर अब जो इंडियन करेंसी के हैं वो 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। हमारे यहाँ वो 8 अरब रुपए बनते हैं। ये हमारे लिए बहरहाल बड़ी अमाउंट हो सकती है हम जैसे गरीब मुल्क के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करना मुमकिन है। ये जो नई दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में कहा गया है इसमें मुबालगा अमेजी से काम लिया गया है कि लाइनें लगी हुई हैं और खरबों डॉलर कमा रहा है वो, पता नहीं क्या क्या। इस तरह नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए ये क्यों मुमकिन नहीं है, ये क्यों इतना आसान नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इस मामले को जरा ठंडे दिल से समझ लें कि जो पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरने वाली परवाजें समझ लें वो 400 के लगभग है, ठीक है। और पाकिस्तान 2 फ्लाई जोन्स में तकसीम किया गया। पाकिस्तान जो होता है ना, अच्छा, जो कराची से लाहौर तक है वो जोन नंबर गालिबन 1 है, जिसमें से 280 परवाजें गुजरती हैं रोजाना। गुजरती हैं, उतरती नहीं है, गुजरती हैं। इस फर्क को जरा समझ ले। और गुजरते हुए ज्यादा से ज्यादा वो मतलब माँ बेटे को जहाज की खिड़की में से यही कहते हो, पहाड़ नहीं है ये, पाकिस्तान में कोई गोगा नामी शख्स है वो खड़ा है, पढ़ा होगा ना माँ ने कहीं पे। तो क्या ये तुम माइंड क्यों कर दो यार जर्मनी दी औरत नूं की पता केड़ा गोगा हुंदा है, जुगतां कर रहे हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूँ इनको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मामले को समझने के लिए ये हकीकत भी देख लें कि जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी है ना, अगर तो 90% रिफ्यूलिंग जहाज वहीं से करवाता है जो लंबी परवाज, लंबी उड़ान भरता है, जहां पे उसका एक स्टॉप हो, यानी वो उसने मुसाफिर उठाने हो या मुसाफिर उतारने हो, ठीक है, तो वहीं से वो साथ रिफ्यूलिंग भी करवा लेता है। अब भावलपुर में तो मुसाफिर नहीं है, भावलपुर यानी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भावलपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे वो ऑपरेट नहीं करता। सिर्फ हज फ्लाइट जो है वो एक आध जो है वो गालिबन भावलपुर से जाती है, लेकिन वो एज प्रॉपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो वर्किंग उसकी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये है कि आप पहले दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले का एयरपोर्ट बनाए, ठीक है। फिर आपके पास तो अपने तैयारों में तेल भरने के लिए पैसे नहीं होते, तो आपने गैर मुल्कियों को क्या तेल देना। अच्छा, सबसे दिल्ली का दारुखिलाफा है, वो कैपिटल है ना, वहां पे मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं मिसाल देता हूं आपको कि मलेशिया से एक जहाज उड़ा है, उसने अमेरिका जाना है जी, तो वो तो जाहिर है कि उसने नई दिल्ली से मुसाफिर लेने भी होंगे, उतारने भी होंगे, उसके लिए जो वहां पे स्टॉप करना है, रुकना है, वो इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन वो भावलपुर क्यों आएगा? नहीं, इसका एक तरीका हो सकता है कि जितने भी पायलट इधर से जहाज लेकर गुजरते हैं उनकी खाला या फूफी को भावलपुर में घर बनवा के दिया है। जैसे आम तौर पे जब ये नई बस सर्विस शुरू होती थी ना लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, तो ये उस वक्त से रिवाज चला था
के दरमियान में जितने भी होटल्स थे ना, वो ये ऑफर किया करते थे कि ड्राइवर और कंडक्टर का खाना जो है वो फ्री होगा। तो वो चाहे वो होटल का खाना जैसा मर्जी हो, जितना मर्जी महंगा हो, वो बस वाला उसी होटल पे जाके जो मिडवे स्टॉप करता था जहां पे उसका खाना फ्री होता था, और उसका खाना होता भी बड़ा प्रोटोकॉल के साथ था। उसमें 4 बोटियां होती थी, और अगर 3 होती थी तो वो गुस्से से देखता था कि मैं कल ब्रेक नहीं मारांगा इत्थे। यानी बावलपुर एयरपोर्ट वाले उन 4 बोटियां का बंदोबस्त कर दिया पायलट वास्ते। अब सवाल यही पैदा होता है ना कि जब किसी जहाज ने, किसी एयरलाइन ने, उसका वो नेचुरल स्टॉप नहीं है, तो वो रीफ्यूलिंग के लिए सिर्फ नहीं आएगा। रीफ्यूलिंग के लिए आते हैं कुछ 10% के करीब अभी भी होती है। लाहौर या कराची एयरपोर्ट पे कभी कभार जहाज़ों को इमरजेंसी रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं तो रीफ्यूलिंग के हैं ना होने के बराबर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात नहीं है, और जो इससे जुड़े हुए फवायद हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए, इस ख्वाब की तकमील हो जाए, तो बहावलपुर में सयाहत के लिए बड़े बड़े वेन्यूज़ खुल सकते हैं, और वो बड़ा सयाहती शहर बन सकता है, जिसके अंदर बहावलपुर में हमारा पूरी जो बेल्ट है वो ऐसे टूरिस्ट पॉइंट से भरी पड़ी है, जहां पे लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जी हाँ सर, किला दरावड़ है उधर, सियाहती बहुत अच्छा हाँ, और बहुत सारे हैं। लाल सौ मतलब एक लंबी कतार है हमारे पास इन इलाकों को टूरिस्ट के लिए मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और इसको एक हब बनाने के लिए। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि वहां से 10 मिनट की फ्लाइट पे तो मुल्तान है, व्हाई नॉट मुल्तान? देखे ना, अगर 35 मिनट पे बहावलपुर है तो 10 मिनट मजीद तो फिर मुल्तान है। तो मुल्तान जो है वो बहावलपुर की निस्बत जो है वो ज्यादा बड़ा कमर्शियल हब है, वहां पे ज्यादा मुसाफिर उतरेंगे और चढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इतने मुसाफिरों की आमदोरफ्त है कि वहाँ पे फ्लाइट्स जो है वो आज खुद लैंड कर सके, और फिर एक इजाफी सहूलत के तौर पे रीफ्यूलिंग की फैसिलिटी ले सके। बाजी इसका हल ये है कि पायलटों की रिश्तेदारी बनवाओ बावलपुर में, या बावलपुर के पायलट भर्ती कर लो। वो कहन के यार मैं घर भी जाना ते नाले पेट्रोल भरवा। हमारे बारे में फिर ये भी होगा ना कि यार इतो ना पाई इन्हां दा पेट्रोल चंगा नहीं हुंदा। पायलट को कसमा चुक रहा है कि यार मेरे अब्बा जी सारी जिंदगी अपने मोटरसाइकिल च इथों ही पेट्रोल पवाते रहे, खालिस क्यों नहीं है? और सारी उम्र अब्बा जी की मोटरसाइकिल खराब ही रही। या ये भी किया जा सकता है कि बहुत तेज लाइट्स लगाई जाए ना, कि जो ऊपर से जो भी जहाज जाए उसके पायलट की आंखें चुंधा जाए, उतरने पे मजबूर हो जाए, फिर किया जा सकता है। किसी ने टांगा दे के खिलार लो, जिस तरह गुड्डी फड़ी थी जी जहाज फड़ फड़ थले लाई जाए, या नीचे 2 बंदे खड़े करके आवाज से पेट्रोल पवा लो जी, सस्ता ते चंगा पेट्रोल जी। या जुनेद साहब ये लिख के साथ लगवा दें, एक जहाज के साथ दूसरा मुफ्त भरवाएं। और भाई अब आहिस्ता आहिस्ता ये ना कह देना नीचे बाजरा फेंक के जहाज यहाँ पे थले उतर आएगा। पता चले कि जहाज ने ज्यादा बाजरा खा लिया और दोबारा उड़ान भरने के बाद बीठे करता हुआ जा रहा है। ये कैसे फजूल बातें करते हो? नहीं बिठा वाली गल बड़ी साफ सी, मेरी फजूल सी। आप लोगों ने तो जहाजों के साथ वो करनी है, पता लगने भाई जी जहाज आंडिया ते बैठे हैं 21 दिन बाद फ्लाइट होने जाओ, 21 दिन बाद पता लगे 6 जहाज ठीक निकले ने, 19 खराब हो गए। नाज़रीन, यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मेरा दुख भी सुनाइए। क्या दुख है आपका? और भाई मैं मेन हॉल में गिर गया था, सारी रात उधर ही पड़ा रहा हूँ। जुनैद भाई इसको ले चलिए किसी भी मेन हॉल में, अगर मौसूफ का सिर्फ ये पैर ही मेन हॉल में घुस जाए तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। नाज़रीन, कराची की सड़कें हमेशा से ही कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी रही, लेकिन हालिया बारिशों ने तो कराची की सड़कों का हाल खंडरों से भी बुरा कर दिया। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के कुछ शहरी और KMC के एक आला अफसर। आपका क्या ख्याल है, सिर्फ कराची में ही सड़कें टूटी हुई हैं? कराची में, यहाँ भी लाहौर में अपनी खाला के घर से हो गया हूँ, सारी गली टूटी हुई थी। इस हद तक बुरा हाल नहीं है जितना कराची का हुआ। आप अपनी खाला से कहें कहीं और घर ले ले। कोई खाला ऐसी नहीं है जिस तरह के ये साहबी हजरात हैं, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। देखिए बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में
हर जगह पे सड़कें वड़कें टूटी हुई हैं। अब सिर्फ कराची 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 की सड़कें, कराची का बुरा हाल, कराची के, वो खुदा के लिए कोई और शहर भी देख लीजिए भाई। भाईजान कराची की सड़कों का वाकई बहुत बुरा हाल है। मैं बाइक चलाता हूँ, मैं ये भूल गया हूँ कि इसमें दूसरे के अलावा भी गियर हैं, पहला दूसरा पहला दूसरा तो तीसरे अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लिमिट में रहते हो। भाई ये मैं कोई शौक से नहीं बैठा, मेरी टांगे खराब हो गई वहां चल चल के कराची। गटरों के ढक्कन ही नहीं है, मैं गिर गया हूँ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कौन सा ऐसा है जिसमें आप भी गिर सकते हैं? फजूल इस तरह बहतानबाजी न कीजिए भाई। हमें जीने दे, खुदा के लिए हमें जीने दे। देखो, हम बात भूखे सुनो। मर रहे हैं उधर। इस तरह अगर आपने पीछे पड़ने तो फिर मैं उठ के चला जाता। नहीं 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 नहीं, जब से मैं पैदा हुआ मैंने ये हालत सड़कों में नहीं देखी थी जो अब है। देखिए जुनैद मियाँ, बात यह है कि ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है ना, इब के जो हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की, वो बहुत भाग दौड़ कर रही है और उनको मालूम है कि सड़कों की अच्छी हालत नहीं है और वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि सड़कें बहुत अच्छी बन भाई जाएंगी। का- ये जो हुकूमत आई है ना, अब आई है और इनकलाब ले आई है, यही हुकूमत हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं और यही बातें सुनते चले आ रहे हैं कि बस अब अगले माह देखिएगा, अगले माह देखिएगा। इस वक्त आलम ये है कि बारिशों के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है, 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुकी हैं और कम से कम 300 ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही की गई है जो हादसात का बायस बन सकता है। जुनैद भाई, आप माशाल्लाह वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आपको मालूम है कि इस दफा बारिश भी कुछ मेरा ख्याल है ज्यादा हुई है। तो आप भी थोड़ा सा ज्यादा इकदाम कर लेते। ज्यादा इकदाम ही कर रहे हैं भाई। देखिए बारिशों की वजह से अब सड़कें तो टूटेंगी। जुनैद साहब 40 साल पहले मैं ललियानी से कराची गया था। अच्छा, इतनी खूबसूरत सड़कें थी 40 साल पहले। दुनिया आगे जा रही, ये लोग पीछे जा रहे हैं। जुनेद साहब, राजू बिरयानी वाला मशहूर आदमी है। मैं आपको बता दूं कि सड़कों की हालत क्या है। मैं अपने घर में 7 तयों वाली बिरयानी बनाता हूँ। अच्छा। जब बिरयानी मैं घर से लेके पॉइंट तक पहुंचता हूँ तो वो 7 तयों वाली नहीं रहती, 1 तय वाली बन जाती है। ओए होए, अब तो मशहूर हो गया राजू एक तय वाली बिरयानी वाला। बिल्कुल सही कहा। इसी शहर में रिक्शा चलाता था, घर वालों का पेट पालता था मैं। हाय, अब रिक्शा 1000 रुपया मैं दिहाड़ी बनाता था और 1500 ऊपर लग जाता रिक्शे के ऊपर। फिर मैंने देखिए। कवालों के साथ जाना शुरू किया, उन्होंने भी निकाल दिया। क्यों? वहां मैंने पैसे चुरा लिए थे। ये भी हम पे ही डाल दीजिए। आप देखिए कि कराची में कुछ भी हो रहा है ना भाई, हर चीज का मुद्दा हुकूमत में डाल दिया जाता है। सड़कों की वजह से सब कुछ हो रहा है। किसी का बच्चा फेल हो गया, सड़कें नहीं ठीक इसलिए फेल हो गया। किसी का चूकना निकल गया, भाई वो सड़कें नहीं ठीक इसलिए निकल गया। बिरयानी नहीं बिक रही, भाई सड़कें नहीं ठीक इसलिए बिक रही हैं। अब देखिए जरा मौसूफ क्या कह रहे हैं, है कोई बात करने वाली? भाई रक्षा खराब होगा ही, अगर पुराना होगा तो। वो क्या सीधी सड़कों पे जो रक्षे चलते हैं वो खराब नहीं होते? वो खराब तो होते, ये तो टूट फूट जाता है। तो इतना नाजुक मिजाज रक्षा क्यों खरीद लिया आपने जो सड़कों की टूट फूट की वजह से खुद भी टूट फूट गया? मैं खुद टूट फूट गया हूँ, मेरा दुख भी सुनाइए। क्या दुख है आपका? और भाई मैं मेन हॉल में गिर गया था, सारी रात उधर ही पड़ा रहा हूँ। जुनैद भाई, इसको ले चलिए किसी भी मेन हॉल में। अगर मौसूफ का सिर्फ ये पैर ही मेन हॉल में घुस जाए तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। इतना सा होता है मेन हॉल का ढक्कन और जनाब आपका पाँव इतना है माशाल्लाह। ये जिस मेन हॉल में गिरा था उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बहरे ओकेनूस। मैं आपके प्रोग्राम में बात करने आया था, अब मैं लाहौर ही रह जाऊंगा। अब मैं कराची नहीं जाऊंगा। लाहौर देखे ना, अंडरपास बन गए हैं, ब्रिज बन गए हैं, कोई टूटी फूटी सड़क ही नहीं है। तो उधर जो ब्रिज बने हैं उनको क्या ब्रिज नहीं कहते? जो सड़कों की टूट फूट है, इसकी एक वजह तो हालिया बारिशें है ना। बिल्कुल। इसके अलावा वहां पे जो सीवरेज का सिस्टम है कराची का, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, नकारा हो चुका है। और एक अंदाजा ये है कि उसकी रिपेयर के लिए कम से कम 100 अरब रुपए दरकार है। बड़े भाई ये हमने तो नहीं ना करना, ये साहब बैठे हैं, ऑफिसर हैं, ये इनको बोलिए। हमसे फरमा टैक्स रहे हैं वो भी सुन लीजिए ना, 100 अरब दरकार है। हाँ तो वो हमने थोड़ा देना। यहाँ जहर खाने के लिए पैसे नहीं है पल्ले में। हमसे जो ना गवर्नमेंट के ना हमारे महकमे के। तनख्वाह और अल्ले तल्लू के लिए पैसे हैं, इस काम के लिए पैसे नहीं है। आपका मतलब ये है कि तनख्वाह ला ले, अपने बच्चे भूखे घर में रख ले? नहीं तो हम बच्चे भूखे मार ले। ओ भाई, तो हम क्या नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि अपने बच्चे भूखे मारे? आपके बच्चे कैसे भूखे मर गए? सड़कों के टूटने से आपके बच्चे क्या सड़कें चाटती हैं? बताया तो भाई 7 तयों में से 1 तय बच गई।
ओ भाई जी, अफसर साहब, चौधरी साहब, जो हमसे टैक्स लेते हैं वो कहाँ जाता है टैक्स? हाँ। इलेक्ट्रीशियन का तो काम करता है, कितना टैक्स दे देता है? बता तो सही जुनैद साहब, ये एक बड़ी अजीब सी बात यहाँ पे हमें ताना दिया जाता है कि हम टैक्स लेते हैं। यकीन मानिए, जो बंदा ये कहता है ना, उसको हलफ उठवा के देखिए, अगर वो टैक्स देता होगा तो मैं जूते खाऊंगा। नहीं, जीएसटी की सूरत में तो हर गरीब से गरीब बंदा भी टैक्स देता है ना। तो जितना देता है भाई उतनी सहूलत भी ले लेता है। आप जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं, अब आप देखिए ना, 70% तक लोग जो हैं वो अपनी इनकम से गवर्नमेंट को दे देते हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे सिर्फ 30% घर लेके जाने देते हैं, तो वहां पे उतनी सहूलतें भी मिल जाती हैं। भाई यहाँ आप जितना टैक्स देते हैं उतनी सड़क आपको ठीक मिल जाती है। खुदा का खौफ करें भाईजान, कितने दिन हो गए बारिशें खत्म हुए को, मेरे मोहल्ले में अभी तक घुटने घुटने पानी खड़ा है। हाय। मुझे शलवार उठा के रोटी लेने जाना पड़ता है तंदूर पर। आप जितनी दफा रोटी लेने जाते हैं, आप तंदूर पे रिहाइश क्यों नहीं रखते? आप क्यों बार बार अपने पाँव गीले करते हैं? अरे भाईजान छोड़िए रोटी को, जब ये रोटी लेने के लिए गली में से गुजरता तो सारा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। और बहुत खूबसूरत मंजर होता है, ऐसे लगता है जैसे बहरे असवद में दूर बहरी जहाज जा रहा है। भाईजान, मेरे 2 भाई लाहौर में रहते हैं, अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अकेला कराची में रहता हूँ, खारिश पड़ गई है मुझे, खारिश। और मियाँ जो लाहौर रहते हैं उनकी कौन सी कतरीना कैफ वाली स्किन है? ये खारिश आपकी फैमिली डिजीज है, हम पे न डालिए। ओ भाई साहब, खुदारा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। ये लीजिए, ये क्या है? आपने खुद ही तो फरमाया कुछ कीजिए। बस यही काम आता है इनको, दफ्तरों में बैठ के भी यही करते रहते हैं। वरना ये जो आप फंड्स की कमयाबी का रोना रोते हैं ना, आपको अच्छे खासे फंड्स जो है एलोकेट किए जाते हैं, जाते कहाँ हैं इसका किसी को नहीं पता। जुनैद साहब, कभी आ जाइए कराची, आपको सारा हिसाब दे देंगे। भाई कराची कोई छोटा शहर नहीं है। फंड्स भी छोटे नहीं मिलते आपको, फंड्स भी अच्छे खासे मिलते हैं आपको। इतने भी नहीं मिलते, हम सारा कराची ठीक कर दें हम। भाईजान, इतने खड्डे होते हैं सड़कों पे, घर से नाश्ता करके निकले तो कॉलेज जाते तक दोबारा भूख लग जाती है। तो 3-4 दाने बाजरे के जेब में रख लिया करो। भाई पहली दफा सुना है खड्डों की वजह से भूख लग गई। हाँ जी, बड़ी हाजमेदार सड़क है जी। मसला ये है जुनैद साहब कि जब आप चाहेंगे तो सड़कें बन जाएंगी। अब देखिए, जो है जिस शहर में है वहां कौन सा लोग अपनी समझ की चीज इस्तेमाल करते हैं। सड़कें भी तो देखिए ना, लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि भाई ये हमारी मलकियत है, टैक्स देते हुए बनवाते हुए तो शोर मचाते हैं सारे। बेड़ा गर्क किया हुआ है हर आदमी ने। ये पानी जो है, ये जो ड्रेन नहीं होता, जो पानी सड़कों पे खड़ा रहता है, गटर बंद हो जाते हैं और बारिशों के दिनों में बुरा हाल हो जाता है। आपका हस्बे-हाल हमेशा वॉच किया है, आपने खुद अपने हस्बे-हाल में कई दफा रोना रोया कि खुदा के वास्ते ये शॉपर गलियों मोहल्लों में फेंकने बंद कर दीजिए। ये कागजात और ये पत्थर और पता नहीं क्या क्या तो गटरों में घुस जाता है। उसके बाद जब गटर बंद हो जाते हैं, मेन होल बंद हो जाते हैं, कोई पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है। जब पानी सड़कों पे खड़ा होगा तो भाई कैसे सड़कें नहीं टूटेगी? ये तो नहीं कि कोई लोहे की सड़कें बनी हुई हैं। सर जी, ये पहली दफा सुन रहे हैं कि शॉपर की वजह से सड़कें टूट रही हैं। मैंने भी पहली दफा सुना है कि खड्डों की वजह से भूख लग जाती है। ये वही शॉपर है जो उड़ के अगर तुम्हारे सर में चढ़ जाए तो 3-4 दिन तुम उसमें से निकल नहीं पाते। बात सुने, ये दूसरे मसाइल हैं जिनका आप रोना रो रहे हैं। बुनियादी तौर पर वजह यही है कि सड़कों की मरम्मत ना होना, उसका एक ही सबब है, करप्शन, लापरवाही, तसाहल। जी हाँ, ये तो आपने मानना नहीं है तो फिर नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। बाबूजी, मौसम अच्छा हो गया है, शायराना। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ शायरी शूरी करते ਹੁੰਦੇ हो। शायरी शूरी करते होंगे, ऐसे कह रहे जैसे कहते ना वेल्डिंग शेल्डिंग करते होंगे। उसके नजदीक वेल्डिंग ही है। इसके नजदीक शायराना मौसम या बड़ा रोमानवी मौसम ये है कि दर्जन समोसे मंगा लो गर्मा गर्म। इसलिए शेर भी उसने गर्मा गर्म कहा। चलो फिर मंगा लो। आप समोसों की जगह फिश भी कह सकते थे। अच्छा जी, पहला समोसा पेशे खिदमत है जी।
पहला शेर। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का जो पिछली रात से याद आ रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का जो पिछली रात से याद आ रहा है। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो अब घर चलें दिन जा। वाह क्या बात है। ये पाकिस्तान एक लंगर है शायद, जिसे देखो वो इसको खा रहा है। क्या कहते? वाह तरक्की कागजों में हो रही है, हाय। खसारा और बढ़ता जा रहा है। वाह दीदी वाह। खरीदे ऑडियो में जिसने मेंबर, वो तकवा अब हमें समझा रहा है। पड़ा बिजली का बिल तो साथ घर के, इन आंखों में अंधेरा छा रहा है। हाय हाय हाय। अच्छा भाईजान, पंजाबी के दोष। जी। मैलियां अखां धो ना लईए, मैलियां अखां धो ना लईए, आए हाय। किसे बहाने रो ना लईए। हाय हाय हाय। मैलियां अखां धो ना लईए, वाह। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋ ਨਾ ਲਈਏ। क्या? ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੱਟ ਖਲੋ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੱਟ ਖਲੋ ਨਾ ਲਈਏ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਨਾ ਲਈਏ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एनू छड़िए ओ ना लईए, या फिर सब तो खो ना लईए। क्या कहते? आपे कोठा टप के आई, मुर्गी फिर अज खो ना लईए। इथे कुड़ियां दा ए कालज, इथे झट खलो ना लईए। एंकर बाहर आ घर ते नहीं ना, चल फिर भांडे धो ना लईए। बहुत अच्छे। क्या कहने। क्या शायरी है, क्या शायरी है। एंकर बाहर आ घर ते नहीं ना, चल फिर भांडे धो ना लईए। नान हलीम जे मुफ्त च लब्बन, एक दी थां ते दो ना लईए। वीडियो लीक वेखण लगे, थोड़ा बूहा ढो ना लईए। वाह वाह वाह। पैंडा लम्मा हो जाना है, पैंडा लम्मा हो जाना है, पीछे बह के सौ ना लईए। वाह वाह। मझ ओदी है जिस दी लाठी, लाठी वाले चोर चो ना ना लईए। लईए। अच्छा जी, एक छोटा सा शेर। जी अच्छे। मैं कहीं खुद को मार आया हूँ, मैं कहीं खुद को मार आया हूँ, मेरे जिम्मे किसास है मेरा, मेरे जिम्मे किसास है मेरा। वाह वाह। बहुत अच्छे। हो गया सत्यानाश है मेरा, हाय। क्योंकि लीडर जो खास है मेरा। हाय 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 हाय। जिसको समझे हो आप चपड़ासी, शक्ल देखी है बॉस है मेरा। रोज दावत गले पड़ी मेरे, जब से साला उदास है मेरा। उसके बचपन का नाम है जुल्फी, यार चूही पलास है मेरा। वाह वाह वाह। यार चूही पलास है। अच्छा जी, हस्बे हाल एक शेर। जी। अपने आसाब पे तलखी न उतारी जाए, अपने आसाब पे तलखी न उतारी जाए, जिंदगी एक है भरपूर गुजारी जाए। वाह। बहुत अच्छे। क्या बात। जिंदगी एक है भरपूर गुजारी जाए। क्या? बहुत अच्छे। आज तो एक एक शेर मगर तिरछे लाया। जिंदगी भरपूर गुजारी जाए, क्या? ऐसे बेगम की कभी नजर उतारी जाए, उस पे सोने की अंगूठी जरा वारी जाए। ऐसे बेगम की कभी नजर उतारी जाए, उस पे सोने की अंगूठी जरा वारी जाए। गैस इस बार भी सर्दी में नहीं आनी है, सो नहाए बिना सर्दी ये गुजारी जाए। अब ये सिस्टम जरा चलिया है तो चल लेने दो, क्या? अब मजीद और चवल ना कोई मारी जाए। अच्छा जी, एक शेर जरा गौर से सुनिएगा। जी।
हमको उस शहर की तामीर का सौदा है जहां, हमको उस शहर की तामीर का सौदा है जहां लोग मामार को चुन देते हैं दीवार के साथ। हा मेरी सब पेंट पे जैकेट पे है चिपका चूना, टेक गलती से लगा बैठा था दीवार के साथ। कौन पड़ता है उसे रोटियां लाकर उसमें, हाथ फिर पूंछ लिए जाते हैं अखबार के साथ। बहुत अच्छे। जूस पी जाइए कोई, सेब कोई खा जाइए, हॉस्पिटल वाले यही करते हैं बीमार के साथ। इसलिए गोल गला मेरी कमीजों का हुआ, सूट दर्जी ने था काटा मेरा तलवार के साथ। एक राणे ने नियाजी को ये मैसेज भेजा, फिर से लेना नहीं पंगा यहां सरकार के साथ। अब जो तैसूरी तेरे हिस्से में आया है तो क्या, हमने भी वक्त है काटा यहाँ बुजदार के साथ। अरे वाह वाह दीदी वाह वाह वाह। अच्छा जी, कतील शफाई साहब के चंद अशार सुन। क्या कहने, चार अगर ए दिले बेताब कहाँ आते हैं, वाह। चार अगर ए दिले बेताब कहाँ आते हैं, मुझको खुश रहने के आदाब कहाँ आते हैं। मैं तो यकमुश्त उसे सौंप दूं सब कुछ लेकिन, मैं तो यकमुश्त उसे सौंप दूं सब कुछ लेकिन, एक मुट्ठी में मेरे ख्वाब कहाँ आते हैं। मुद्दतों बाद उसे देख के दिल भर आया, मुद्दतों बाद उसे देख के दिल भर आया, वरना सहराओं में सैलाब कहाँ आते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से, मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से नींद आई भी तो अब ख्वाब कहाँ आते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी। नींद आई भी तो अब ख्वाब कहाँ आते हैं। क्या बात है। तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में कतील, तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में कतील, दिन बुरे हों तो फिर अहबाब कहाँ आते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। दिन बुरे हो तो फिर अहबाब कहाँ आते हैं। वाह। ना वो सरकारी मुलाजिम है ना लीडर कोई, उसको खाने के भी आदाब कहाँ आते हैं। अरे वाह। मुझको एजेंट मेरे ने यही लूटा कहकर, मुझको एजेंट मेरे ने यही लूटा कहकर, इतने पैसों में बड़े ख्वाब कहाँ आते हैं। साथ जो खेलते जुआ है पड़े घर छापा, साथ जो खेलते जुआ है पड़े घर छापा, फिर छुड़ाने वही अहबाब कहाँ आते हैं। और बड़ा फिक्र अंगेज शेर है जी। सारी दुनिया में यही हमने तो देखा है उसूल, डैम बन जाएं तो सैलाब कहाँ आते हैं। खूब कही खूब कही। अच्छा जी, एक शेर सुने। जी। वफा सरिश्त में होती तो सामने आती, हाय हाय हाय, वफा सरिश्त में होती तो सामने बहुत आती, अच्छा। वो क्या फलक से निभाएंगे जो जमी के नहीं। क्या बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वफा सरिश्त में होती तो सामने आती, बहुत अच्छे। वो क्या फलक से निभाएंगे जो जमी के नहीं। खला में टांगे गए आसमां जमी के नहीं, जो घर जवाई हुए हैं वो फिर कहीं के नहीं। अरे वाह वाह वाह। सफर में साथ हो बेगम तो बात तय है कि हम, न गोरी काली न क्यूटी किसी हंसी के नहीं। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत शेर सुने जी। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, वाह। और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। क्या बात। वाह 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 वाह। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। घर हो या हो दफ्तर मुझसे संवारा नहीं जाता, इतना ले बैठा हूँ कर्जा के उतारा नहीं जाता। क्या बात है। बहुत अच्छे। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि इंसान के लालच का प्याला इसलिए उम्र भर नहीं भरता
कि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। बहुत खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।